अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। नाज़रीन, 12 जून को बजट पेश होने जा रहा है और बजट में अब क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा, किन चीज़ों पर टैक्स लगेगा और किस में रिलीफ दिया जाएगा, ये बहस एक तरफ। फ़िलहाल तो बजट पेश करना ही वबाल जाम बना हुआ है। हुकूमत जो बजट से पहले IMF के साथ मामलात को हतमी अंजाम तक पहुँचाना चाहती थी, वो इसमें नाकाम हो चुकी है, क्योंकि आलमी मालियाती इदारे और हुकूमत के दरमियान बाज़ मामलात पर डेडलॉक ही पैदा हो गया है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और राउंड बेनतीजा ख़त्म हुआ है। कुछ भी फाइनल फ़िलहाल नहीं हो सका है। IMF अपने मुतालबात में कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। चाहता है कि फाटा के लिए टैक्स छूट ख़त्म की जाए, गैर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स, ज़राअत और सेहत के सेक्टर्स पर भी सेल्स टैक्स लगाया जाए, जबकि हुकूमत ये चाहती है कि फाटा की तरक्की के लिए 1 साल की टैक्स छूट ज़रूरी है। इसी तरह ये हुकूमत भी चाहती है कि वो तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्सेस की ये लगार नहीं चाहती और ना ही ज़राअत और टैक्स लगना चाहिए। यही वो मामलात हैं जिन पर फ्री कैन का डेडलॉक बरकरार है। IMF और हुकूमत की डेडलॉक अपनी जगह। हुकूमत को बजट पेश करने में अंदरूनी खाना भी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी जो अरसा दराज से अहम मामलात पर पुरसरार खामोश थी, अब उसने भी हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर दी है। बजट पेश होने से महज कुछ रोज़ कबल ही आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने धुआंधार स्टेटमेंट देते हुए कहा कि हुकूमत ने बजट से मुतालिक कुछ नहीं बताया है और ना ही हमें एतमाद में लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो ये तक मालूम नहीं कि बजट हुकूमत खुद बना रही है या फिर IMF का बजट मुसल्लत किया जा रहा है। आज इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में हैं रिजवान रजी साहब, माहिर मशत डॉक्टर फारूक सलीम, अनवर रज़ा और खालिद फारूकी भी स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले मैं रुख करूँगी डॉक्टर साहब आपकी जानिब। IMF का दूसरा राउंड भी बिला आखिर फाइनल कुछ नहीं हो सका और बेनतीजा ख़त्म हुआ है। आपको क्या लगता है कि IMF की शराइत कितनी सख्त हैं जो हुकूमत रिलीफ देने की कोशिश भी करी है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही? देखिए, दो बड़ी बातें हैं, बुनियादी बातें हैं। पहली बात ये है कि हमारी कनपट्टी पे कुछ बंदूक रख के हम जबरदस्ती IMF के पास हम तय जाते हैं कि गलत माशी पॉलिसीज के नतीजे में जब हमारे पास डॉलर का भुगतान हो जाता है, स्टेट बैंक के पास डॉलर खत्म हो जाते हैं, फिर हम मजबूरी हमें जाना पड़ता है IMF के पास। दूसरा मामला ये है कि जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? साल की IMF की तारीख है और कोई 190 मेंबरान और 78 सालों में IMF के पास कोई एक भी, जिसको हम कहते हैं सक्सेस स्टोरी, नहीं है। उसने किसी भी मईशत को सीधी दगर पे, सीधी सड़क पे नहीं चला और इसका मतलब ये है कि ये उसके मैंडेट से बाहर है। ये काम IMF का नहीं है कि किसी मईशत को सीधी पटरी पे चलाए। ये काम है हमारे अपने लीडरान का, हमारी अपनी सियासी क़यादत का, हमारी अपनी माशी क़यादत का। तो हम ये भूल जाते हैं कि IMF ने आना है और सब कुछ कर देना। अब हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, IMF प्लान लेके आती है, वो हमें मानना पड़ता है। अब तारीख गवाह है कि तंजानिया जैसे मुल्क ने, रवांडा जैसे मुल्क ने, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वो अपना प्लान लेके जाते हैं IMF के पास और उस प्लान के ऊपर फिर मुज़ाकरात होते हैं। तो चाहिए तो यही कि हम अपना प्लान बनाएं और अपना प्लान लेके आए। ठीक है रज़ी साहब, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि IMF के पास जाने से पहले ही किसी भी मुल्क को चाहिए कि वो अपने मौशी लिहाज से अपने मामलात को पहले तरतीब दे और फिर IMF के पास जाए। ये IMF का काम नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने दुरुस्त कहा है और होम ग्रोन जब तक आपके पास सोल्यूशन नहीं होते अपने मसाइल के, तो उसके बाद फिर आप जो मर्जी बाहर से कोई एक्सटर्नल आ जाए। ज़ाहिर ये जिस स्टूडियो में हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, इस स्टूडियो का एक डेकोरम है। अगर इसको ठीक तरह से चलाना है तो इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वही दुरुस्त चला सकते हैं। बाहर से आने वाले लोग मामनत तो कर सकते हैं, फ्रंट से गाइड नहीं कर सकते। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, डॉक्टर साहब ने जो दीगर मिसालें दी हैं उसमें ब्राज़ील की भी एक एग्जांपल है और अर्जेंटाइन की भी मेरा ख्याल एक मिसाल है। लैटिन अमेरिका के बहुत सारे ममालिक की IMF के साथ जो है वो मोहब्बत हुई है थोड़ी देर के लिए, लेकिन इंडिया ने जैसे गुड बाय कह दिया डॉक्टर 92 वाले पैकेज के बाद। ब्राज़ील ने भी 2002 के अंदर मेरा ख्याल है लिया था, फिर उसने मुड़ के वापस नहीं देखा। ये पता नहीं है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ हुकूमत इस कदर जल्दी तब्दील होती है कि हम कोई भी उनकी जो
ایک سہولت ہوتی ہے اس کے پوری طرح اویل نہیں کر پاتے, نئی حکومت آ جاتی ہے, پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے ٹارگٹس مس ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے نام کے اوپر دوبارہ ان کے ہاں پہنچ جاتے ہیں. اس کی قیمت لوگوں کو ادا کرنی پڑتی ہے, عام شخص کو ادا کرنی پڑتی ہے, جس کے لیے افراط زر بڑھنے کے نتیجے میں مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ تو اسی طرح ہی آئی ایم ایف کو یا ان چیزوں کو دیکھتا ہے. بنیادی طور پہ جو اس کی نتیجے میں کوئی اچھی بات پیدا ہونی ہوتی ہے وہ تو ہو نہیں پاتی, لیکن اس کے نتیجے میں جتنی برائیاں آنی ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ ناکام نہیں ہوئے, جاری ہیں. ابھی دونوں پاکستان اور آئی ایم ایف دونوں فریقین جو ہیں وہ مختلف معاملات کے اوپر مذاکرات کر رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے اسی پروگرام میں پچھلے دنوں بتایا تھا کہ یہ جو پینشنرز کی پینشن کے اوپر آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, یہ شاید 22 یا 26 ارب روپیہ ٹوٹل بنے گا سال کا, اور میرا مطلب ہے کہ صرف ایک مد کے اندر ہی آپ کی پلفریج 550 ارب روپے ہے. تو آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ اس سے پینک زیادہ پیدا ہوگا عام لوگوں کے اندر, ماسوائے اس کے کہ فائنانشل ڈسپلن کا کوئی میسج آئے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو اب ہمارے معاملات کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جولائی میں مکمل ہوں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سعودی عرب کا دورہ اور چائنا کا دورہ بھی شاید ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہماری قیادت, کیونکہ آئی ایم ایف کے سامنے ہم پیش کر سکیں کہ جناب دیکھیں ہمارے دوستوں نے کس طرح کی کمٹمنٹ ہمارے ساتھ کی ہیں اور کتنے پیسے وہ ہمیں دیں گے, تو لہذا آپ ہمیں اچھے نرخوں کے اوپر سودا دے دیجئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو دونوں دورے تھے یہ اسی لیے کیے گئے ہیں. حالانکہ ان دونوں دوروں کی بجائے اگر پرائم منسٹر صاحب ایک دورہ امریکہ کا کر لیتے, اور میچ تو ہم ویسے ہی ہار گئے ان سے, تو گڈ ول تو جنریٹ ہوئی تھی, تو نتیجے کے طور پہ ہو سکتا ہے ہمارا آئی ایم ایف کا پیکج جولائی سے پہلے ہی تھرو ہو جاتا. ٹھیک, مشترکہ اعلامیہ تو آج جاری کیا گیا, لیکن کچھ فائنل نہیں بتایا گیا کہ کتنی سرمایہ کاری جو ہے وہ ہمارے ملک میں آ رہی ہے. خالد فاروقی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی ابھی میدان میں آئی ہے, رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے بجٹ سے متعلق ہمیں کچھ نہیں بتایا, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. جب کچھ ہی دن باقی ہیں بجٹ آنے میں, تو اس وقت پہ اس طرح کا بیان آپ کو کیا لگتا ہے کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیے, یہ تو اس وقت پیپلز پارٹی جس طرح کی گیم کھیل رہی ہے وہ حکومت میں نہیں ہے اور حکومت میں ہیں بھی, اتحادی بھی ہیں اور اتحادی نہیں بھی. تو ان کو میرے اپنے خیال ہے کہ اس وقت حکومت کو اس طرح کی بیان بازی کر کے خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی کو مضبوط اتحادی کے طور پر جتنی حکومت کو اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو سپورٹ دینی چاہیے. پہلی بات جو آپ آئی ایم ایف کے حوالے سے کر رہی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے رضی صاحب نے بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بات کی, پاکستان کے لیے اصل مسائل جو زیادہ پیدا ہوئے ہیں, جیسے بھارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ منموہن کا پروگرام جو تھا ان کے دور میں جو انڈیا نے معاشی پالیسی طے کی, اس کے بعد وہ نکل گئے, آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی نکل گئے اور ان کی بحالی بھی ہو گئی. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے 2 طرح کے مالیاتی پروگرام لے رکھے ہیں. ان دونوں کی موجودگی میں, چاہے انڈیا کا یہ پرابلم نہیں تھا, برازیل کا یہ پرابلم نہیں تھا اور باقی ممالک کا بھی یہ نہیں تھا, پاکستان بیک وقت چائنا کے ساتھ بھی جا رہا ہے اور پاکستان بیک وقت آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جا رہا ہے. یہ دونوں عالمی سطح پر ایک دوسرے کے حریف ہیں. آپ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ سے قرضہ لیں دوسری جگہ پہ واپس کریں, یا جن شرائط پہ آپ ایک جگہ پہ طے کرتے ہیں, پھر ہم نے جو آئی ایم ایف کے اہداف ہیں اس سے مختلف اہداف کے ساتھ چائنا کے ساتھ اپنے معاملات طے کر رکھے ہیں. یہ جہاں پہ ہمیں مددگار ہو سکتا تھا, ہماری اپنی نااہلی اور ہماری اپنی غفلت, ہماری اپنی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہ تو چائنا کا پروگرام کوئی پورا کر سکے ہیں اور نہ ہی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام پورا ہوتا ہے. یہ اگر صورتحال جاری رہتی ہے تو یہ جو اس وقت معاشی بحران ہے, یہ معاشی بحران بڑھتا جائے گا اور اس سے ہم کسی صورت نکل نہیں پائیں گے. ہمیں ریلیف کچھ عرصے کے لیے ملے گا, لیکن نہ تو معیشت جو ہے اپنے ٹریک پہ آئے گی اور نہ ہم خود انحصاری کی طرف جا سکیں گے. باقی یہ جو سیاسی طور پہ آپ نے ابھی بات کی ہے, پیپلز پارٹی نے, جیسا میں نے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. جو پیپلز پارٹی کی پالیسیز ہیں اس پہ وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں, نجکاری جو حکومت کرنا چاہتی ہے, اور اس بجٹ کا یا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کا ایک بہت بنیادی شرط ہے, پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے.
اب جو پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نجکاری کی جو شرائط یہ حکومت طے کرنا چاہتی ہے اس میں کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، کچھ ملکی مفاد میں نہیں رہتی. لیکن پیپلز پارٹی جن شرائط پہ یہ چاہتی ہے کہ نجکاری نہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ملک کے لیے سود مند نہیں رہی. وہ ادارے جو ملک پر بوجھ ہیں، جہاں پہ سیاسی بھرتیاں کی گئیں، جہاں غفلت سے، لاپرواہی سے جن کو چلایا گیا، مثال کے طور پہ سٹیل ملز ہے. سٹیل ملز اب بیٹھے بٹھائے اگر آج بھی ہم دیکھیں کہ سٹیل ملز اتنے عرصے سے وہاں پہ کام تو کوئی ہو نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ کیا ہے کہ اس کے ڈیوز کتنے بن گئے ہیں. آپ کبھی اس کا اندازہ کریں گے تو معلوم ہوگا 80 ارب سے زائد ہے، بلکہ 100 ارب جو ہیں ڈیوز اس کے ہو چکے ہیں. سو یہ، اور اس کے علاوہ پھر پیپلز پارٹی کی ایک پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ غریب اور درمیانے طبقے کی فیور کے لیے اپنی پالیسیز مرتب کرتی ہے. پر ایک وقت یہ آتا ہے کہ جب حکومتوں کے لیے پریکٹیکلی ان طبقات کو وہ ریلیف دینا جو کہ ایک فیوریبل ماحول میں ہوتا ہے وہ ممکن نہیں رہتا. اب اگر مثال کے طور پہ آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو اتنی تنخواہ جو ہے اس طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، ان سے ٹیکس وصول کیا جائے، تو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرے گی. اب اگر یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ سبسڈیز ان سے واپس لی جائیں، پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرے گی. اب اگر یہ طے نہیں ہوتا کہ کن لوگوں کو آپ بجلی کے یونٹ فری دے سکتے ہیں، اگر نہیں فیڈرل لیول پہ ایسا ہوتا تو پیپلز پارٹی پھر پینشنر جو ہیں ان پر اگر ٹیکس لگتا ہے تو پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرے گی. پیپلز پارٹی کو اگر تحفظات تھے تو سامنے آنا چاہیے تھا. بالکل ایسی بات. انور صاحب، پیپلز پارٹی کے صدر جو ہیں اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی ہیں، وہ کافی دن سے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، اور بجٹ میں جبکہ کچھ دن باقی ہیں، اتنی بڑی اتحادی جماعت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تحفظات جو ابھی ظاہر کیے گئے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ان تحفظات کا جو اظہار ہے وہ ان ہاؤس کرنا چاہیے تھا. پرائم منسٹر سے ان کی بہت زیادہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یا پریزیڈنٹ صاحب کو خود اس معاملے پر اگر کوئی اختلاف تھا، کوئی تحفظات تھے، تو وہ ان ہاؤس اس کا اظہار کرتے. پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کو میڈیا پر نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ میڈیا پر آنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سیاست کی جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے حکومت بھی انجوائے کی جا رہی ہے اور سیاست بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے. اب آتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف. دیکھیے، آئی ایم ایف کے پروگرام کی سکسیس نہ پاکستان میں ہونا کئی وجوہات ہے. سیاسی انرسٹ اپنی جگہ پر، لیکن ہم جو قرضہ لیتے ہیں، ایک تو اس قرضے کو صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کرتے. اس قرضے سے ادائیگیاں تو کی جاتی ہیں، سود جتنا ہم لیتے ہیں اس کی ادائیگیاں کر دی جاتی ہیں، لیکن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ اور اس کی صحیح یوٹیلائزیشن نہیں کی جاتی. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہٹتی ہے تو آنے والی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کے جو پالیسیوں کا تسلسل ہے اس کو بریک کر دیتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس وجہ سے ہوتا کیا ہے، ایک تو ہم آئی ایم ایف کے قرض تلے دبتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرا عوام پر بوجھ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. عوام پر بوجھ بڑھنے کی وجہ سے مزید آپ دیکھیں مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ پھر بات کرتے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کو سیاست کی زینت بھی بناتی ہے. ہمیں لگتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس معاملے پر، چونکہ یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، آپ نے ایک اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف جانا ہے. حکومت کو چاہیے، چلیے پاکستان پیپلز پارٹی تو سیاست کر رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب، وزیر خزانہ صاحب، جو ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، ان سب کو بیٹھ کر اس پر لائے عمل طے کرنا چاہیے تھا. کیونکہ آپ دیکھیے، سیاسی انرسٹ بڑھنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جب آپ اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا کہ جب میاں نواز شریف صاحب لندن سے لاہور واپس آئے، پاکستان واپس آئے، تو پی ڈی ایم کے اس وقت کے جو چیئرمین تھے، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی بات کر رہا ہوں، تو نواز شریف صاحب نے انہیں اعتماد میں لیا نہیں لیا. سب کچھ کرنے کے بعد جب انہیں اعتماد میں لیا تو آپ دیکھیں آج اس کی صورتحال کیا ہے کہ وہ پولیٹیکلی ہمیشہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آج ان کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے ان کو سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح آئی ایم ایف کے پروگرام پر جانے سے پہلے بھی ان تمام لوگوں کو، جو تمام اتحادی ہیں، ان کو اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ضروری تھا، تاکہ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر کوئی جماعت سیاست نہ کرتی اور اس پروگرام کو بھی ماضی کی طرح ہم سیاست کی نظر نہ کرتے. لہٰذا ضروری یہی ہے اب بھی کہ شہباز شریف صاحب بجٹ دوبارہ کو پیش ہونا، اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو سے اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کو اگر اعتماد میں لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انرسٹ کم ہوگا، اور اس سے آپ کا جو آئی ایم ایف پروگرام کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں بھی آپ کو آسانی ہوگی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ابھی انور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے یہ مطالبہ تو کیا ہے ان کی جانب سے کہ جو اس طرح کے شعبے ہیں جیسے کہ صحت ہے، زراعت ہے اور غیر تنخواہ دار جو طبقہ ہے، ان پر بھی ٹیکس عائد کیا جائے، اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے عام آدمی کے لیے؟ جی، دو باتیں. پہلی چیز تو میری انفارمیشن کے مطابق سردار ایاز صادق صاحب نے کہا تھا حکومت سے
कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया जाए और बजट के हवाले से उनको ब्रीफ किया जाए। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरा ख्याल है 8 तारीख को पीपल्स पार्टी के एक को ब्रीफ किया गया है और एक दफा दोबारा भी किया जाएगा। जून 10 बताई जा रही है, जो है कल का दिन। तो ब्रीफिंग एक दफा हो चुकी है और दूसरी दफा ब्रीफिंग जो है वो स्केड्यूल्ड है। तो पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि इस वक्त सियासत कर रही है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है और जिम्मेदारी किसी किस्म की नहीं। तो अब आपका सवाल था IMF के हवाले से और टैक्सेस के हवाले से। देखिए, 2 या 4 चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को करना ही होंगी और वो करना जो है वो पाकिस्तान के अपने मुफाद में है, चाहे IMF कहे या ना कहे। देखिए, वो कहता है कि बिजली के शोबे में आप 3000 अरब का सर्कुलर डेट जो है गर्दिशी कर्जा हम कहते हैं वो खड़ा कर दिया है, उसको खत्म करें। ये IMF कहे या ना कहे, ये हमारे अपने मुफाद में है, ये सस्टेनेबल नहीं। इसी तरह कोई 3000 अरब का गर्दिशी कर्जा गैस के सेक्टर में खड़ा हो गया, उसको खत्म करना, उसको कम करना हमारे अपने मुफाद में है, चाहे IMF कहे या ना कहे। एक IMF की शर्त जो है वो कह रही है कि नेशनल फिस्कल पॉलिसी बनाए, कि विफाक बैठ के अपना बजट बना देता है, सूबे बैठ के अपना बजट बना देते हैं। विफाक जो है उसके ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी है, वो जितना रेवेन्यू इकट्ठा करती है उसमें से 60% जो है वो सूबों को बांट देती है। तो ये नेशनल फिस्कल पॉलिसी नहीं है। ये 4 सूबे अपना अलग बजट बना रहे हैं, विफाक अपना बजट बना रही है। तो वो कह रही है कि ये अलाइन करें इनको, 5 जो एंटिटीज हैं और 4 सूबाई होते हैं, ये मिल बैठ के एक बजट बनाए। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी जायज और बड़ी वाजिब सी जो है वो दरखास्त है। तीसरा आपने कहा कि टैक्सेस जो नए लग रहे हैं। देखिए, टैक्सेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट कहलाता है जिसको हम कहते हैं फेयर टैक्सेशन, यानी कि मुनसिफाना टैक्स। उसके अंदर सोर्स न्यूट्रलिटी होती है। आप आमदन बेशक रियल एस्टेट से कमाएं, आप आमदन ज़राअत से कमाएं, आप आमदन किसी भी बिजनेस से कमाएं, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि टैक्स हम एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं लगा सकते, बिकॉज एग्रीकल्चर जो है वो सूबे का डिस्क्रेशन है, वो सूबे का सब्जेक्ट बनता है। तो ये जवाब मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। जिस आपको आमदन किसी भी सोर्स से आ रही हो उसके ऊपर टैक्स बराबर लगे। ठीक, रज़ी साहब, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आमदन किसी भी सोर्स से आए लेकिन टैक्स लाजमी लगना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात का हामी हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। इस दफ़ा जो मेरे कान में बात पड़ी है, 596 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को देने जा रहे हैं। अब लाइनों में लगाएंगे या उनको बता देंगे कि फलां दिन आगे पैसे ले जाइएगा और कुछ ना करिएगा, घर में जाके ये पैसे बैठ के सुकून से खाइएगा। ये इस मुल्क के अंदर प्रोडक्टिविटी का बेड़ा गर्क करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको बंद कर रहे हैं, आप हर साल उसको बढ़ाते जा रहे हैं। ये 600 अरब रुपया जो है, इसमें से आप 100 अरब रुपया निकाल के अगर बेसिक ट्रेनिंग जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर हैं, अपना अल्लाह आपका भला करे मोटर मैकेनिक हैं, बेसिक IT की ट्रेनिंग है, सिर्फ 100 अरब रुपया पूरे मुल्क में लगा दीजिए। ये इस पूरी इकॉनमी की शक्ल बदल के रख देगा। वो हमने नहीं करना, लोगों को वेला बिठाना है। अब इसके अंदर करप्शन के भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, हम उनकी मुखालफत नहीं करते, क्योंकि चलें गरीब के हिस्से 100 में से 20-80 पहुंच रहा है, लेकिन पहुंच तो रहा है, लेकिन वो अपनी जगह के ऊपर चोरी है। ये जो है सिलसिला, ये इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, हालांकि इसको कम करना चाहिए। हमें वर्क फोर्स की जरूरत है। हमारे यहाँ मल्टीनेशनल्स आके कहती हैं आपके यहाँ ट्रेन मैन पावर नहीं है भैया, हम कैसे यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएं। चाइना ने यही किया ना, उन्होंने वर्क फोर्स तैयार की, दुनिया के 1 अरब इंसानों के अंदर जो यूथ थी उसको उन्होंने मैक्सिमम ट्रेनिंग दी। अब वो हाईटेक की तरफ जा रहे हैं। हमने अपनी यूथ को सोशल मीडिया के ऊपर गालियां बकने पे लगाया हुआ है और बड़े मुतमईन होकर बैठे हुए हैं। उनको KPK की हुकूमत से लेके और मुख्तलिफ सियासी पार्टियां 5 से 15 हज़ार रुपया महीने का देती हैं और वो सारा दिन बैठ के फारूकी साहब को, डॉक्टर साहब को, अनवर रजा को और मुझे गालियां देते हैं। मतलब इस काम के उन्हें पैसे मिल रहे हैं। हमने लगाया क्या हुआ है भाई? इसमें से 100-200 अरब रुपया निकालिए उसकी और उसके लिए ट्रेनिंग की तरफ जाइए, ताकि मुल्क की मईशत के अंदर कोई बेहतरी की सूरत पैदा हो सके। ठीक, अगर फंड्स जारी किए भी जाते हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि काम होना चाहिए जिससे जाहिर सी बात है छोटे लेवल पे भी तो बिजनेस हो सकता है। हुकूमती रहनुमा जो हैं वो इस वक्त जो छोड़ रहे हैं, नून लीग से कुछ सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं, इस पर भी करते हैं बात, लेकिन ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। नाजरीन, कुछ सीनियर रहनुमा एक एक करके नून लीग छोड़ते जा रहे हैं। वजह क्या है अभी फ़िलहाल तो सामने नहीं आ सकी है। अनवर साहब आपसे जानने की कोशिश करूंगी, क्या वजह है कि नून लीग के सीनियर रहनुमा जा रहे हैं लेकिन उनको रोका नहीं जा रहा? क्या वो उनकी सियासत से बोर हो गए? एक तो देखिए कि इनकी वजह बिल्कुल सबके सामने है कि मरीम नवाज साहिबा जो है सबको इन्हीं से इख्तलाफ है और वो नहीं चाहते कि मरीम नवाज के साथ काम करें, क्योंकि एक तो मरीम नवाज साहिबा का एटीट्यूड है और दूसरा वो ये चाहते हैं कि ये इनसे बहुत जूनियर है, लिहाजा एक तो बड़ी वजह ये है। और दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि उनको रोका भी नहीं गया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से भी जिस तरह माजी में लोगों को जाने से रोका जाता था इस तरह नहीं किया गया। लिहाजा कोई भी जमात हो, अगर उसके सीनियर्स इस तरह एक एक करके पार्टी छोड़ते जाएंगे तो डेफिनेटली उनको अपनी ज़ात को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन उनकी जमात को भी इसका नुकसान होगा। तो अब दोबारा इसी वजह से नवाज शरीफ साहब खुद मैदान अमल में आए हैं। उन्होंने सदारत का ओहदा भी संभाला है और पार्टी की तंजीम नौ का काम शुरू कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि बड़ी ईद के बाद, ईद कुर्बान के बाद वो फिर जलसे जुलूस भी करेंगे, लोगों से मुलाकातें भी करेंगे और एक मोमेंटम बनाएंगे और मुमकिन है कि जो नाराज़ सीनियर रहनुमा हैं उनको शायद वापस भी ले आए। और मेरी इतला तो यही है कि कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को किसी न किसी तरीके से बनाकर वापस लाया जाए। और जो किसी ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया नवाज शरीफ साहब के साथ, मरीम के साथ, तो उनके इख्तलाफात अपनी जगह पर शायद मौजूद रहेंगे तो उनको वापस लाया जा सकता है। और अगर मेहताब खान की तरह जो जिनका ताल्लुक एबटाबाद से है, मानसेरा से, वो चुके पब्लिकली कह चुके हैं, बाकी जो रहनुमा जो छोड़ के गए उन्होंने पब्लिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में या उनके रहनुमाओं के बारे में इस तरह नहीं कहा जिस तरह उन्होंने कहा है। तो इसलिए कुछ ना कुछ रास्ता बाकी है और उनको वापस लाने की कोशिशें भी की जाएंगी। ठीक है, खालिद साहब कह रहे हैं अनवर रज़ा साहब ये कि इख्तलाफात अगर दूर हो जाते हैं तो उनको पार्टी में जो जाने वाले रहनुमा वापस आ सकते हैं। यहाँ मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आज जिन्होंने छोड़ी है पार्टी वो तो पिछले 2 साल से इजलास में भी शरीक नहीं हो रहे हैं। क्या वजह है? वो उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से शाहिद तकान अब्बासी नून लीग में है इस तरह से मैं नून लीग में हूँ, मतलब उनको पता था कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, उनको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। देखिए, जो पार्टी लीडरशिप होती है ना, इसमें सीनियर और जूनियर वहाँ पे होता है जहाँ पूरा का पूरा एक सिस्टम हो। आप किस तरह से पार्टी को चलाते हैं, कैसे होता है, स्ट्रक्चर हो। पाकिस्तान में हमारे सामने माजी की जो मिसाल है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की है। भुट्टो साहब के बाद और नुसरत भुट्टो साहिबा के बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर ने पार्टी संभाली थी तो उनके इख्तलाफात तो अपनी वालिदा से भी हो गए थे और फिर पार्टी की बड़ी लीडरशिप जो थी, अंकल्स उनको कहते थे और 4 अंकल्स मशहूर थे उस वक्त भी, उन लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया और अपनी अलग अलग, किसी ने नेशनल पीपल्स पार्टी बना ली, किसी ने किसी और नाम से पार्टी बना ली, कोई किसी और अलायंस में चला गया। दुकान चली नहीं, वो दुकान चली नहीं थी। यहाँ भी दुकान चलने वाली नहीं है। यहाँ पॉपुलर लीडरशिप जो है उसके सामने अब जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब हैं, तो नवाज शरीफ साहब के बाद या मरियम होंगी या फिर शहबाज शरीफ होंगे या फिर हमजा शहबाज होंगे। जब तक इसका मुतबादल नहीं आता और एक सिस्टम नहीं बनता तब तक आप ये तवक्को नहीं कर सकते। जो मोहम्मद जुबैर साहब वाला मामला है, ये काफ़ी अरसे से पीपल्स अपना पार्टी में एक्टिव थे ही नहीं। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग पॉलिटिकल टेम्परामेंट के नहीं होते और उनकी कोई जो एक अवामी सियासत होती है वो नहीं होती। जुबैर साहब की कोई अवामी सियासत नहीं थी। ये तो देखिए दोनों भाई जो हैं, जुबैर साहब हैं और उमर साहब हैं, उनके दूसरे भाई जो हैं उमर असद, तो ये तो इनको सियासत में लाया गया, ये सियासत में बनाए जाने वाले खिलौने हैं। नवाज शरीफ के तर्जुमान रहे, नवाज शरीफ के वो तर्जुमान रहे, लेकिन उमर असद जो है, ये दोनों जो है, मतलब एक रिटायर्ड फौजी जनरल जो थे, ये उनके बेटे थे जनरल उमर के। तो अब ये जो लोग आए सियासत में, इनकी जगह स्पेस बन जाती है या क्रिएट की जाती है। जब स्पेस क्रिएट की जाती है तो किसी टाइम पे उस स्पेस की जरूरत नहीं रहती। अब इनकी बेसिकली पार्टी में ऐसी ज़रूरत इतनी बड़ी नहीं है कि वो चले गए तो पार्टी को डेड डाल देंगे। ना ही कोई इलेक्शन होने वाले हैं, ना ही कोई ऐसा क्राइसिस है और ना ही कोई ऐसा क्राइसिस है जिसमें वो बतौर सियासी लीडर पार्टी के लिए कोई सहारा बन सके। वो ये ज़रूर है कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो पार्टियों की होती है उसमें कहीं काम आते हैं। मैं ये नहीं समझता कि कहता कि पार्टी में आमरीत होनी चाहिए और पार्टी जो है उनमें जो शख्सी एक है रुझान है वही रहना चाहिए, जो वर्कर्स हैं उनको जगह मिलनी चाहिए। लेकिन कम से कम ये है कि कुछ ऐसे लोग, हाँ ये ज़रूर है कि पार्टी को अपने वर्कर से लेके किसी भी लीडर को अपना एसेट समझना चाहिए, बजाय इसके कि कितार लग जाए उसको एक वक्त पे संभालना जो है सीनियर लीडरशिप के लिए ज़रूरी है। अब मैं एक देख रहा हूँ कि जैसे हमजा है तो वो पंजाब की पॉलिटिक्स पे बहुत कम उनका इस वक्त रोल है, हालांकि वो अगर चाहें
तो उनसे बहुत मदद ली जा सकती है। वो पार्टी में बहुत एक्टिव रोल प्ले करते रहे हैं। कम से कम ये जरूर इस वक्त होना चाहिए कि हमजा शहबाज जो है वो आगे बढ़ के, बजाय इसके कि बाहर ये तासुर बने कि मरियम नवाज की वजह से पार्टी के बाकी लोग जो हैं वो दूर हैं, इस तासुर को दूर किया जाना चाहिए। ठीक, डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि ये वजह के सीनियर रहनुमा एक एक करके जा रहे हैं, ये ख़ानदानी सियासत भी हो सकती है? अगर ये वजह सामने आ रही है कि मरियम नवाज़ इसकी जो है वो सबसे बड़ी वजह है, तो क्या ऐसा नहीं है कि नून लीग को सोचना चाहिए इस पर? देखिए, तीन बड़ी जमातें हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और PI, जी, और मेरे नजदीक तीनों के अंदर सीनियर लीडर सिर्फ एक ही है, बाकी सब जूनियर लीडर। एक तरफ डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, आसिफ साहब हैं, और बानी PTI। लीडर तीन ही हैं, बाकी सब जूनियर। और आप 56 साल तारीख देख लें पीपल्स पार्टी की, 31 साल तारीख देख लें PMLN की, जो भी जूनियर लीडर इनको छोड़ के गया है उसका तकरीबन पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब जो बुनियादी सियासी ढांचा है पाकिस्तान का वो ये है कि इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात जीतने की सलाहियत कौन रखता है उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि गुर्बत दूर करने की सलाहियत किसके पास है, रोजगार पैदा करने की सलाहियत किसके पास है। सारा का सारा फोकस ये है कि इंतखाबात जीतने की सलाहियत किसके पास है। अब ये तादाद है, ये जरूरी नहीं है कि जो शख्स इंतखाबात जीत सकता है वो उसके पास कैपेसिटी है कि वो अच्छी पॉलिसी लेके आए और गलती दूर करे। अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कुछ में बयान दिया कि चाइना में से हम सीखना चाहते हैं या वो सीखना चाहते हैं। तो चाइना ये है कि वो लीडर ऊपर आएगा जो ऑलरेडी ये दिखा चुका हो कि वो गुर्बत दूर करने की सलाहियत रखता है सूबे के अंदर, शहर के अंदर, जहाँ भी वो लीडर रहा हो, और रोजगार मुहैया करता है। ठीक डॉक्टर साहब, वक्त बहुत कम है। रजी साहब से इसी चीज़ पे कमेंट जानना चाहूँगी जहाँ पर सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं। वो एक शेर है जी, मैं इसी पे अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ कि मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं। ये जो दोनों साहब हैं इन्होंने निसार अली खान साहब हो गए, मिफ्ता साहब का बहरहाल सौदा अलग है कि उनका इख्तलाफ जो था वो इसहाक डार साहब से था, लेकिन शाहिद खकवान अब्बासी और ये तीनों जो हैं, हालांकि जुबैर साहब जो हैं उनको क़यादत ने सहारा दिया था। जब उनके हवाले से नाजेबा वीडियो सामने आए थे तो क़यादत ने कहा था नहीं हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसी सूरत में जुबैर उमर साहब का जो है वो ना सिर्फ के पार्टी छोड़ना बल्कि पार्टी के खिलाफ एक महाद खोल लेना बहरहाल एक मानी खेज है। लेकिन हम इस प्रोसेस को देख चुके हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा में और मरियम नवाज शरीफ साहिबा में फ़र्क ये है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के सर के ऊपर उनके वालिद का साया नहीं था और वो जो ट्रांजिशन होनी थी स्मूथली वो नहीं हो पाई थी। नवाज शरीफ साहब उसको इंश्योर करना चाह रहे हैं कि उनको वो मुश्किलें पेश ना आए मरियम नवाज शरीफ को, जो बेनज़ीर भुट्टो को अपनी पॉलिटिकल लेगेसी कैप्चर करते हुए ठीक रजी साहब बता रहे थे कि मुश्किलात जो बेनज़ीर को फेस करना पड़ी हैं वो कोशिश की जा रही है नवाज शरीफ की जानिब से कि मरीम नवाज को फेस ना करना पड़े। सियासी इश्यूज़ पर डिस्कशन तो होती रहेगी आने वाले दिनों में। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।